मेरा विश्वास है कि विदेशी संगीनों की सहायता से कैद किया हुआ देश सनातन युद्ध की दशा में होता है। एक निहत्थी थी जाति खुला युद्ध नहीं लड़ सकती, तो मैंने चुपके से हमला किया। मेरे पास तोपें नहीं थी, तो मैंने अपना पिस्तौल निकाला और फायर किया। एक हिंदू के नाते मैंने महसूस किया कि मेरे देश के साथ गलत करना भगवान का अपमान है। मेरे देश की सेवा श्री राम और श्री कृष्ण की सेवा है, सेहत और बुद्धि में कम। मेरे जैसे गरीब बेटे के पास माता को देने के लिए अपने खून के सिवाय कुछ भी नहीं है, और वो मैंने बलिदान कर दिया है। आज भारत में एक ही चीज सीखने लायक है कि कैसे मरना सिखाया जाए, और ये सिखाने के लिए खुद मरना जरूरी है। भगवान से मेरी एक ही प्रार्थना है कि मैं फिर से इसी भारत माता की कोख से जन्म लूं और इस पवित्र उद्देश्य के लिए फिर से अपना बलिदान करूं, जब तक कि उद्देश्य सफल नहीं हो जाता और मानवता की भलाई के लिए और भगवान के ऐश्वर्य के लिए भारत माता स्वतंत्र नहीं हो जाती। वंदे मातरम। महान क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा के ये अंतिम शब्द भारतीय क्रांति के इतिहास में सबसे सुनहरे शब्दों में हैं। इन शब्दों से और अपने बलिदान से हजारों क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत बने मदनलाल ढींगरा का जन्म 18 फरवरी 1883 रविवार के दिन सुबह 3:15 पर अमृतसर में हुआ था। ढींगरा परिवार मूल रूप से आज के पाकिस्तानी पंजाब में स्थित सरगोदा जिले के पास साहिवाल गांव से था। सन 1850 के आसपास यह परिवार अमृतसर आकर बस गया था। मदनलाल के पिता दित्तामल ने 1867 में लाहौर मेडिकल कॉलेज से आंखों के सब असिस्टेंट सर्जन की डिग्री हासिल की और गुरदासपुर में सरकारी मेडिकल ऑफिसर और होशियारपुर में सिविल सर्जन के पद पर रहे। वो अंग्रेजी मिजाज के दुनियादार आदमी थे। जब वो 30 साल सिविल सर्जन के पद पर रहने के बाद रिटायर हुए, तो अंग्रेज हुकूमत ने उन्हें राय साहब के खिताब से नवाजा। रिटायर होकर दित्तामल अमृतसर आ गए। उन्होंने घरों की एक पूरी लाइन ढींगरा बिल्डिंग्स बनवाई और पूरी शान शौकत से रहने लगे। उनके पास 6 फिटन या घोड़ा बग्घी थी। अमृतसर में दित्तामल पहले भारतीय थे जिनके पास कार थी। ढींगरा परिवार का पढ़ाई में, सरकारी नौकरियों में, पैसे और रसूख में अमृतसर ही नहीं, दूर दूर तक कोई सानी नहीं था। इन बच्चों की पढ़ाई इस तरह हुई थी कि आज भी ज्यादातर भारतीय परिवार इस तरह की करियर प्लानिंग पर रश्क करेंगे। साहिब दित्तामल के कुल 8 बच्चे थे। सबसे बड़ी लड़की काकी रानी और 7 लड़के कुंदनलाल, मोहनलाल, बिहारी लाल, चमनलाल, चुन्नीलाल, मदनलाल और भजनलाल। काकी रानी का विवाह साहिवाल के एक बड़े जमींदार चेतन दास से हुआ था। दित्तामल का सबसे बड़ा बेटा कुंदनलाल कपड़ों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी था और वो अक्सर लंदन जाया करता था। दूसरे बेटे मोहनलाल ने लंदन से चिकित्सक की डिग्री हासिल की, भारत आकर जम्मू के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर काम किया और फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया विज्ञान पर एक किताब भी लिखी। बाद में फ्रांस में उनकी मृत्यु हुई। तीसरे बेटे बिहारी लाल ने भी लंदन से चिकित्सक की डिग्री हासिल की, जींद रियासत में मेडिकल ऑफिसर और फिर दीवान के पद पर काम किया और उसे ब्रिटिश सरकार ने सर, सीईई, ओबीई और कैसर हिंद जैसी उपाधियों से नवाजा। चौथे बेटे चमनलाल ने भी लंदन से वकालत की डिग्री हासिल की, पंजाब हाई कोर्ट में ऑफिसर रिसीवर के पद पर रहा और फिर पटियाला रियासत में जुडिशल ऑफिसर यानी न्यायिक अधिकारी के पद पर रहा। जब प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर बम कांड में 2 ब्रिटिश नागरिकों की हत्या की, तो चमनलाल ने अखबार में पत्र लिखकर क्रांतिकारियों की निंदा की। 5वां बेटा चुन्नीलाल भी लंदन से वकालत पढ़कर लौटा था। डॉक्टर दित्तामल का छठा बेटा था मदनलाल ढींगरा। सबसे छोटे बेटे भजनलाल ने भी लंदन से वकालत की डिग्री ली और अमृतसर व लाहौर में निजी प्रैक्टिस की। सब बच्चों में एक मदनलाल ही था जो पढ़ाई पर कम ध्यान देता था, कम बात करता था। उसने भी मिशन हाई स्कूल से 10वीं पास की और फिर म्यूनिसिपल कॉलेज अमृतसर से एफएससी की परीक्षा पास की।
फिर मदन लाल का दाखिला लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में साइंस साइड यानी विज्ञान में करा दिया गया। यहीं साहिब दित्तामल की फ्यूचर प्लानिंग में चूक हो गई। मदन लाल ढींगरा ने लाहौर में एक मजदूर संघ की सदस्यता ले ली और अंग्रेज सरकार के खिलाफ चल रहे स्वदेशी आंदोलन के प्रदर्शनों में वो हिस्सा लेने लगे। 1904 में कॉलेज में यूनिफॉर्म की जर्सी ब्रिटेन से इंपोर्ट की हुई कपास से बनाए जाने के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन हुआ। मदन लाल ने भी इन प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस बात पर मदन लाल को कॉलेज से निकाल दिया गया। सरकार के कोप से बचने के लिए पिता दित्तामल ने खुद मदन लाल को लाहौर से वापस बुला लिया और खूब डांट पिलाई। दरअसल उस समय तक लाहौर उत्तर भारत में अंग्रेजी राज के विरोध में हो रही राजनीति का प्रमुख केंद्र बन चुका था। पंजाब में पिछले 20 सालों में आर्ट्स कॉलेज की संख्या 4 से बढ़कर 12 हो गई थी। लाहौर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सर्विस, प्रिंटिंग और बिजनेस का बड़ा केंद्र बन चुका था। यहाँ राजनीति की बागडोर पढ़ी लिखी पीढ़ी के हाथों में थी, जिनमें लाला लाजपत राय, लाला हरिकिशन लाल, मुरलीधर, होनीचंद्र, रामभज दत्त, लाला हंसराज, मुंशीराम, गोकुल चंद्र नारंग, शहाबुद्दीन और मोहम्मद शफी जैसे लोग थे। इन्होंने लैंड एलिनेशन बिल, प्रिवेंशन बिल, बारी दोआब टैक्स की वृद्धि और कॉलोनाइजेशन बिल का विरोध किया था। अंग्रेजों का मानना था कि इस तरह पंजाब के नेता बंगाल के राष्ट्रवादियों का साथ निभा रहे थे। पिछले 40 सालों में पंजाब को कई बार भीषण अकाल का सामना करना पड़ा था और रियाया गरीबी में पिस रही थी। अंग्रेज सरकार हर बार एक कमीशन बना देती और पंजाब से अनाज का बाहर निर्यात भी करती रहती। इन अकालों में जान माल का बड़ा भारी नुकसान पंजाब में हुआ, जिससे गहरे स्तर पर सरकार के विरुद्ध असंतोष पनप रहा था। उधर जैसे ही बंगाल में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, पंजाब में भी आंदोलन जोर पकड़ने लगा। पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय और भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह। पंजाब में तो विदेशी चीनी के इस्तेमाल पर भी स्वदेशी आंदोलन का असर हुआ था। स्कूलों और कॉलेजों में जिम्नास्टिक सोसाइटी बनने लगी और गांव-गांव में नए अखाड़े खुलने लगे। लाला लाजपत राय अपने पंजाबी नामक अखबार से लगातार ब्रिटिश हुकूमत पर हमला कर रहे थे। उनकी प्रसिद्धि पंजाब से आगे जाकर बंगाल, महाराष्ट्र और फिर पूरे भारत में फैल चुकी थी और उन्हें शेरे पंजाब कहा जाता था। पंजाब में लाहौर, रावलपिंडी, अमृतसर और अंबाला में स्वदेशी आंदोलन बहुत जोर शोर से चल रहा था। हैदर रजा ने लाहौर रैली से प्रभावित होकर अपनी तुर्की टोपी को उतार दिया था, जबकि सरला देवी जैसी महिलाएं स्त्रियों से भी देश के लिए आगे आने का आह्वान कर रही थी। पंजाब की स्त्रियों द्वारा राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेने को वायसराय लॉर्ड मिंटो ने भी नोट किया था। ऐसे में ये लगभग असंभव बात थी कि मदन लाल ढींगरा जैसा नौजवान इस राजनीतिक बयार के प्रभाव से बच पाता। वो लाहौर में ब्रिटिश सामान के सामूहिक बहिष्कार में हिस्सा लेने लगे। जैसे ही दित्तामल को खबर लगी कि उनका बेटा राष्ट्रवादियों के प्रभाव में आ गया है, उन्होंने उसे व्यापार में लगाने की कोशिश की, पर यह प्रयास भी असफल हो गया। पिता की सख्ती और अंग्रेज परस्त विचारों से तंग आकर एक दिन मदन लाल ढींगरा ने चुपके से घर छोड़ दिया। उन्होंने कश्मीर का रुख किया और वहां सेटलमेंट डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी करने लगे। 6 महीने ये नौकरी करने के बाद वो शिमला चले गए और वहां उन्होंने राय बहादुर दौलत राम की कालका शिमला तांगा सर्विस में क्लर्क की नौकरी कर ली। यहाँ शिमला में घर वालों ने मदन लाल को ढूंढ निकाला और उन्हें तार से माँ के बीमार होने की खबर दी गई। मदन लाल ने तुरंत अपनी नौकरी का हिसाब किया और माँ से मिलने घर चले आए। कुछ दिन घर पर रहकर वो फिर घर से निकल गए। इस बार मदन लाल ने व्यापारिक जहाज पर बतौर लश्कर नौकरी कर ली और वो श्रीलंका, जिसे उस समय सीलोन कहा जाता था, वहां जाकर जहाज पर काम करने लगे। यहाँ उन्होंने घर से कुछ पैसे मंगाने के लिए टेलीग्राम भेजा। कुछ समय बाद मदन लाल फिर वापस आए और अपने बड़े भाई डॉक्टर बिहारी लाल के पास
संगरूर चले गए। बिहारी लाल ने ही मदन लाल को आगे पढ़ने के लिए लंदन भेजने का प्रस्ताव रखा और इसके लिए अपने पिता दित्तामल को मना भी लिया। अब मदन लाल के जीवन में एक नया और निर्णायक मोड़ आ गया। 6 जुलाई 1906 को मदन लाल ढींगरा लंदन पहुंचे। वहां उनके बड़े भाई कुंदन लाल पहले ही अपने बिजनेस के सिलसिले में आए हुए थे। कॉलेज की पढ़ाई शुरू होने में अभी वक्त था, तो अगले 3 महीने मदन लाल ने लंदन सहित इंग्लैंड घूमने में लगाए। 19 अक्टूबर 1906 को उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र के रूप में दाखिला लिया और कॉलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार वे कॉलेज में अपने आखिरी दिन तक नियमित रूप से कॉलेज आए। 1909 में उन्होंने 3rd डिवीजन यानी तीसरी श्रेणी में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हासिल किया। इस समय भारत से लगभग 700 छात्र इंग्लैंड में पढ़ रहे थे। इनमें से 380 तो अकेले लंदन में थे। यहाँ 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जो ब्रिटेन में रह रहे भारतीय छात्रों को रहने खाने का इंतजाम और पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप व फेलोशिप देने का काम करता था। इंडिया हाउस ब्रिटेन में रह रहे भारतीय छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय था, क्योंकि यहाँ वे छात्र रंग भेद से बच जाते थे और उन्हें एक भारतीय माहौल मिल जाता था। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारत की राजनीति में अच्छा खासा दखल रखते थे। वो स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे, आर्य समाजी थे, तिलक और लाला लाजपत राय के लगातार संपर्क में थे, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम से मासिक समाचार पत्र चलाते थे। भारत से प्रतिभावान देशभक्त छात्रों को इंग्लैंड में स्कॉलरशिप पर बुलाते थे और उनमें देश प्रेम के पौधे को खाद और पानी दिया करते थे। उन्होंने लंदन के शेयर बाजार में खूब पैसे कमाए थे और उसे भारतीय छात्रों पर खर्च करने में वो हिचकते नहीं थे। हाईगेट लंदन में स्थित उनके इंडिया हाउस पर ब्रिटेन की जासूसी संस्थाओं की नज़र थी और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी श्यामजी कृष्ण वर्मा को लेकर सवाल पूछे गए थे। श्यामजी वर्मा जानते थे कि उनका ज़्यादा समय तक लंदन में रहना संभव नहीं होगा, पर उन्होंने अपने पीछे कार्यकर्ताओं, देशभक्तों और क्रांतिकारियों की एक नई मंडली खड़ी कर दी थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे नासिक में जन्मे विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर ने 20 साल की उम्र में नासिक में मित्र मेला नाम का संगठन बनाया, जो 1906 में इटली के मैजिनी और गैरिबाल्डी के यंग इटली की तर्ज पर अभिनव भारत सोसाइटी बन गया। 23 साल की उम्र में सावरकर पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा ऑफर की जा रही शिवाजी फेलोशिप के आधार पर वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन और लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस पहुंच गए। इसी समय ब्रिटेन की राजनीति भी करवट बदल रही थी। 1905 में 20 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी की जगह लिबरल पार्टी ने सरकार बनाई थी। उस समय ब्रिटिश कैबिनेट में विदेश मंत्री से अलग एक भारत मंत्री का पद भी हुआ करता था। नए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कैंपबेल बेनरमैन ने 19वीं सदी के सबसे बड़े लिबरल नेता कहे जाने वाले जॉन मार्ले को अपनी कैबिनेट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी भारत मंत्री नियुक्त किया था। भारत में कांग्रेस के नरम दल के नेताओं को मार्ले से बड़ी उम्मीदें थी, पर मार्ले ने जल्दी ही ये साबित किया कि अंग्रेजों का साम्राज्यवाद लंदन में सरकार बदलने का मोहताज नहीं है। मार्ले ने सबसे पहले तो ये घोषणा की कि बंगाल के विभाजन पर कोई पुनर्विचार नहीं होगा। साथ ही उन्होंने वायसराय मिंटो के साथ मिलकर भारत के मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध अपना अलग राजनीतिक दल मुस्लिम लीग बनाने के लिए उकसाया। उन्होंने कांग्रेस में गरम दल को अलग थलग करने की रणनीति बनाई और क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए कई कानून लागू किए। इनमें प्रिवेंशन ऑफ सेडिशियस मीटिंग एक्ट, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट जैसे कानून थे। इन कानूनों का लबोलुआब ये था कि कोई जनसभा आयोजित करने से 7 दिन पहले कलेक्टर से अनुमति लेना जरूरी था। अखबार में सरकार के विरुद्ध लोगों को भड़काने पर प्रेस को मुकदमे से पहले ही जब्त किया जा सकता था और सरकार किसी को भी बारूद या बम रखने के आरोप में गिरफ्तार कर सकती थी। इस तरह के कानूनों के आधार पर
लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को 6 महीने के लिए बर्मा की मांडले जेल भेजा गया था। बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए मांडले जेल भेजा गया था और हर तरह से क्रांतिकारियों को कुचलने की कोशिश होने लगी। इन सब कामों में मांडले के एडीसी यानी राजनीतिक सचिव विलियम हट कर्जन वाइली की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। उसे एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य की आंख कहा जाता था और वो भारत के क्रांतिकारियों के बारे में खुफिया सूचना जुटाने का काम करता था। इन सूचनाओं के आधार पर राष्ट्रवादी नेताओं और क्रांतिकारियों को परेशान किया जाता था। साथ ही विनायक सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर या बाबा राव को जो काले पानी की सजा हुई थी, उसमें भी कर्जन वाइली के जासूसों का हाथ बताया जाता था। कर्जन वाइली ही वो आदमी था जिसके आगे से सारी गुप्त सूचनाएं गुजरती थी।